एक्सरसाइज प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सोच लो, 7, सबने काम करा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हाँ तो डाउट पूछ रहा, नहीं पूछते तो मेरे को समझ में आया था। इधर सुन, 13वां सुने, 13वां पूछेबल सवाल है। हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्टिंग इन रीजन इज गिवन बाय B equals to B naught ER cap. ER vector denotes the unit vector along the radial direction. A circular loop of radius A carrying a current I is placed with its plane parallel to XY plane and the center of 0, 0, D. आप ऐसा समझो कि XY plane है, ये क्या है, और ये समझिए Z है, तो parallel to XY plane 0, 0, D क्या अपनी रिंग ऐसे, and the magnetic field will be like this. उसने बोला along this radial direction में ऐसे, तो रिंग ऐसे है 0, 0, D पर, 0, 0, D पर, और उसका रिंग का रेडियस कितना है, A, ये A है, और ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट रेडियली, ऐसे समझो। सर्कुलर रेडियस कैरिंग करंट I, करंट ऐसे बह रहा है I, समझ आई ऐसे बह रहा है, फील करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर I ऐसे बह रहा है और समझ I ऐसे है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे DL ऐसे और B नॉट ऐसे, और भाई साहब DL और B नॉट में एंगल 90, बट I DL B नॉट करोगे तो ऐसे आएगा फोर्स, अरे भाई ऐसे रेडियल है ना, तो I DL B नॉट करोगे तो तू बहुत ध्यान से देख, तो जो तेरा फोर्स आएगा ना इस वाले केस में वो ऐसे आएगा I DL B नॉट, तू बहुत ध्यान से देख, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। बोलेंगे कौन से कंपोनेंट कट जाएंगे फोर्सेस के, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा, तो I DL B नॉट के cos थीटा कट जाएंगे, जुड़ेंगे कौन से, तो I DL B नॉट sin थीटा का इंटीग्रेशन, तो DL का इंटीग्रेशन इज 2 पाई A, कितना, तो I इंटू 2 पाई A B नॉट sin थीटा, अरे भाई साहब sin थीटा कितना, A बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। देख आंसर आया क्या, देख आंसर आया क्या, क्या सवाल समझ आया क्या, करा ही नहीं तो समझ कहां से आएगा। ये पूछेबल सवाल है, टफ सवाल है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, पर अगर ढंग से करो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 13 हो गया, फोर्टीन 15 पक्का, 16 17 आवाज नहीं, 17 18 19 20 18 तो बहुत आंसर आसान है, कौन पूछ रहा है। अबे आई एल क्रॉस बी में एल क्या होता है, आई एल क्रॉस बी में एल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड। अबे तो 2 पाई बाय लैम्डा एक्स से क्यों डर रहा है, हमें तो एल वेक्टर से मतलब है, हमें तो मतलब लैम्डा से मतलब है, किससे मतलब है, अबे आई एल क्रॉस बी में शेप ऑफ द वायर से मतलब है कि एल इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड। क्या आई एल क्रॉस बी लगा सकते हैं वेयर एल इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट में, क्या बी इज कांस्टेंट, क्या इसमें बी कांस्टेंट है, तो जो साइन कर्व से डराया हुआ है वो तो शेप ऑफ द वायर है, शेप ऑफ द वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट क्या मतलब है। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, तो वो डायरेक्ट है, वो इससे नहीं हुआ, उसको मैंने बता दिया। 19 20 अगर किसी को डाउट हो तो बताता हूं, तुमने इसे छोड़ दिया होगा बड़ा सा डायग्राम, 12 लाइन मैं नहीं करने वाला, जबकि सवाल में कुछ भी नहीं है, एक बार करंट ऐसे बहाते हैं तो आएगा 2t sin थीटा इक्वल्स टू mg। 21 ही बोल रहा हूं तो मैं, 20 तो बहुत छोटा सा है, 21 के बारे में बता रहा हूं। हाँ सॉरी बोलू, 22 23 24 सोच लो, 25 26 दोनों डाउट हो गए, ध्यान सुन लो, मैं बता रहा हूं ना दोनों तरफ, अरे सुन तो सही, पूरा सुन ले तू यार, परेशान क्यों हो रहा है। ये वही बात है जैसे आपने सर्कुलर में करी थी टेंशन निकालने के लिए, याद कर रिंग में टेंशन निकालने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता चुका हूं, यहाँ पे भी ये वही दोबारा वो तरीका है। मेरी बात बहुत ध्यान सुन, ये आपकी मान लो रिंग है,
क्या है ये आपकी? अगर इस रिंग में मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं ऐसे, याद कर पहले भी ले चुके हैं अपन डी थीटा डी थीटा, याद कर डी थीटा डी थीटा को अगर थोड़ा बड़ा करके देखें तो ऐसा दिखाई देता है, उसमें टी टी इधर लगता है, याद है भूल गया? ये अपना डी थीटा याद है भूल गया? ये डी थीटा तेरे को अगर कुछ याद हो तो याद कर, इसके टी कॉस डी थीटा कट जाते हैं, जुड़ते हैं टी साइन डी थीटा, याद है भूल गया? टी साइन डी थीटा टू टी साइन डी थीटा, क्या पहले भी कर चुके हैं। वास्तविकता में 2t sin थीटा बैलेंस कर रहा है IDLB, किसको बैलेंस कर रहा है? IDLB। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, क्या फोर्स लगना है? IDLB, DL की वैल्यू है वास्तविकता में I into 2RD थीटा B, that is balanced by 2t sin थीटा sin d थीटा में d थीटा इस बहुत छोटा, d थीटा ने sin d थीटा को मार दिया, 2 ने 2 को टेंशन के लिए आई IRB। क्या यही वो टेंशन है जो इसमें स्ट्रेस डेवलप करेगी? क्या डेवलप करेगी? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसका जो अगला पार्ट है उसे बहुत ध्यान समझो, याद करो। स्ट्रेस होता है जो अपना यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप ऐसे कोई भी एलिमेंट लेते हो, इधर से अगर टी लग जाए, इधर से अगर टी लग जाए, तो ध्यान से देखो तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो होता है, जो अपनी चीजें होती है वो जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब ध्यान से समझना, अगर आप इसको ध्यान देखो तो इसको थोड़ा सा आपने ऐसे देखा तो इसको ऐसे समझो, इसे कोई भी छोटा सेगमेंट लोगे ना इस रिंग का, ऐसे यहां से लेकर यहां तक, तो इसको ऐसे देखो कि ऐसे है, तो इधर टी और तो एरिया कौन सा? रिंग का एरिया या इसका ही छोटा सा एरिया? अगले पार्ट में देख, इसका वायर का रेडियस दे रखा है, अगले पार्ट में देख वायर का, तो जब आप वायर का रेडियस क्या दे रखा है देख, और इसका रेडियस क्या दे रखा है ए, और वायर का रेडियस क्या दिया आर, तो सोच स्ट्रेस क्या हुआ? टी बाई पाई आर स्क्वायर। अरे भाई साहब हाँ ना बोल, बाई डेल्टा एल और टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई है। अरे कितनी है? 2 पाई ए, दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू। अब इसमें कोई मैग्नेटिज्म ज्यादा नहीं है, ये पुराने फंड है सब, ये बैलेंसिंग वाला फंड है और ये यंग्स मॉडुलस वाला फंड है। अबे यार नहीं आया। अरे यंग्स मॉडुलस तो पता है ना, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन नहीं आया 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 नहीं आया। तो ये आपके सवाल थे कौन से? 25 और 26, 27 काम वाम कराई नहीं है, 27, 28, 29 अगर नहीं भी हुआ तो EMI है, बेसिकली इमोशनल EMF। कौन सा EMF? अगले एक आध लेक्चर में आ जाएगा। इसके बाद वाले सवाल हुए होंगे 30 से 30, 31, 32, 33, 34, 35, काम कराए 36, 37, आवाज नहीं 37, 38, 39 तो खुद मतलब अगर रेडियस, अगर जो थिकनेस है वो mv/qb से कम है तो हम दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएंगे और डेविएशन आता था sin थीटा बराबर t/r। तो वही तो सवाल है, सेमी सर्कल करने के लिए कम से कम थिकनेस mv/qb होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो पूरा सेमी सर्कल करेंगे, उससे कम है तो सेमी सर्कल, और sin थीटा बराबर t/r बनाते हुए निकल जाएंगे। तो वो इसमें क्या बताऊं मतलब 40 आवाज नहीं 40 सोच लो 41 याद कर 40 41 42 क्या मैंने क्लास में समझाए थे? ये मैं मान रहा हूं किसी से अगर अटके होंगे तो कैलकुलेशन में अटके होंगे। किस में अटके होंगे? बट ये सवाल इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर रिलेटेड विद एक्सपेरिमेंट्स, दे आर रिलेटेड विद। ऐसे ही अलग करा जाता है, सेग्रीगेट करा जाता है आइसोटोप्स को, ऐसे ही अलग करा जाता है दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स के Q/m रेशो को। बोल यस और नो। 41 42 43 मैं बता रहा हूं कंफ्यूजन होगा, ध्यान से, कोई रॉकेट साइंस नहीं जबकि उसमें एक्चुअली लेंस भी मिला दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी मिला दी और साला 1/v + 1/u का फॉर्मूला भी मिला दिया, और इतना सब मिलाया हुआ हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप और ध्यान समझे तो आपको बोला एक लेंस से पहली बार लेंस का फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/n है। आपको बोला गया यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसको ऐसे छोड़ा गया, ध्यान से देखो, अगर ऐसे छोड़ा गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आप बहुत ध्यान देखो तो आपको पार्टिकल को ऐसे छोड़ा गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो क्या ये सेंटर ऊपर है?
तो ध्यान से देखिए, सर्कल ऐसे करेगा। क्या आप सर्कल निकाल सकते हो? क्या इस सर्कल का जो रेडियस होगा, ये जो 2r होगा, क्या वो 2r हो जाएगा h0? अरे क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? पहले तो क्या r निकाल सकता है? r इज नथिंग बट mv बाई qb। मैग्नेटिज्म खत्म। अब मैग्नेटिज्म खत्म। अब भाई साहब ऑप्टिक्स आ गई। क्या ये दूरी आपको दी हुई है? अगर ये दूरी दी हुई है, आपको f पता है, क्या v निकल आएगा? अगर v निकल आएगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर अपन 2r ले ले तो यहाँ पे क्या 2r डैश हो जाएगी, तो क्या 2r डैश हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी। खेला खत्म। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। तो सिंपली अपन बोल सकते हैं 2r डैश अपॉन 2r इक्वल्स टू v बाई u। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। तूने 2 को, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। तो इसमें ऑप्टिक्स ज्यादा थी, मैग्नेटिज्म तो कुछ भी नहीं था, तो r बराबर mv बाई q भी था। खेला खत्म। क्योंकि आपने डायग्राम देख के आप डर गए कि भाई साहब लेंस, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस का सवाल अपना करना पॉसिबल फिर था। जो बोला चमका, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। आप सुन 44 अगेन आपको डाउट होगा, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं बताता हूं, डरावना आंसर है पर ध्यान समझना। वास्तविकता में अगेन इट्स एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। अगर आप ध्यान दें तो आपको पहले दिखाया हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन गन से आपने चार्ज को एक्सलेट करा कि नहीं करा? पहले आपने उसको वी पोटेंशियल से एक्सलेट करा, फिर वास्तविकता में आपने बोला कि आपका जो है ना वो एक पैनल से बाहर आ रहे हैं ऐसे, और उसने बोला कि लगभग जितने भी चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहे हैं उनका कुछ थोड़ा एंगल है, बहुत ज्यादा एंगल पर कुछ है। तो प्रैक्टिकली सोच, हमें मान लीजिए कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक मटेरियल पे बम्बार्ड करना है, हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। तो प्रैक्टिकली सोचो हमें क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि लगभग सब सीधे आ रहे हैं पर कुछ थोड़े बहुत टेढ़े। हम क्या चाहते हैं कि सारे के सारे जितने भी चार्ज पार्टिकल जो निकले क्या पूरे के पूरे बम्बार्ड कर जाए। तो हमने क्या करा, हमने सोचा कि जो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े भी आ रहे होंगे, क्या वास्तविकता में जो थोड़े से टेढ़े आ रहे होंगे और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, दे विल टेक अ हेलिकल पाथ, दे विल टेक अ हेलिकल पाथ। सोच अगर इन मटेरियल के पहली पिच पर ही मैं मटेरियल रख दूं तो कैसा वहीं मिल जाएंगे। पिच क्या हुआ करती थी, याद कर, पिच हुआ करती थी v cos थीटा इनटू t, v cos थीटा इनटू। अब क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो क्या v cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली v, v cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, तो लिख दिया गया vt। क्या लिख दिया गया? vt। t इज अ टाइम पीरियड, t इज अ टाइम पीरियड, दैट इज 2 pi m by qv। और v वो है, अच्छा v कहां आया? v वहां से आया, qv इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। अरे तुम्हें मेरी बात समझ, ये सॉल्यूशन सिर्फ उसको समझ में आएगा जिसने सवाल पढ़ रखा है और उसको डाउट याद है, वरना कुछ नहीं समझ आएगा। पहले था जो मैं बोला चमका, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सो बेसिकली हम उसको पहली पिच पे रख देते हैं जो कि v cos थीटा इनटू t के बराबर है। मैंने vt इसलिए लिख दिया क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, थीटा अगर बहुत छोटा है तो cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1। प्राण पकेरू सोच लो, पक्का, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 44। जाहिर सी बात है 45 आपका अटक गया होगा, 45 इसलिए अटका होगा कि वास्तविकता में उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है और आपने फिर से 8-10 लाइन देखकर और डायग्राम देख के छोड़ दिया होगा, बोला होगा मनी मन पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, समझ नहीं आ रहा। पर वास्तविकता में सवाल है कोलिजन का। किसका सवाल है? आपको सवाल जो दिया गया उसमें अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर दी हुई है और आपको 2 चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं। बोला गया है कि उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है। उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्यों नहीं कंसीडर करा गया? क्योंकि अपन ने नहीं माना है, अपन सवाल कैसे करना चाहते हैं। उसने बोला कि एक चार्ज पार्टिकल इधर फेंका गया, एक को इधर फेंका गया। बोलो यस और नो, दोनों के बीच की दूरी दी गई कितनी? d। कितनी दी गई? हमसे पहला प्रश्न पूछा गया कि भाई साहब चार्ज कितना दिया गया दोनों का? q और माइनस q, q और दोनों का बोलो क्लियर है? ये सर्कल ऐसे करना चाहता है, सर्कल ऐसे करना चाहता है। सोचिए तब तक नहीं टकराएंगे जब तक इनका रेडियस d/2 नहीं होगा। तो d/2 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, d/2 इक्वल्स टू mv by qb, d/2 इक्वल्स टू mv by q। ये तब तक की v मैक्सिमम है, तो v मैक्सिमम की वैल्यू आपकी आई qb d/2m। बोल यस और नो। जब तक ये रफ्तार नहीं हो जाएगी तब तक ये दोनों का रेडियस d/2 से कम रहेगा, d/2 से कम रहेगा तो इनका टकराना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि उसका पहला पार्ट, उन्होंने सबसे पहले पार्ट में vmax पूछा, vmax के बाद उन्होंने बोला कि अगर मैं रफ्तार vmax/2 कर लूं, अगर मैं रफ्तार vmax/2 कर लूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा रेडियस d/2 होगा कि d/4? d/4 कितना होगा? अगर मेरा रेडियस d/4 हो गया तो सोचते हैं खुपच हम सर्कल ऐसे करेंगे जिसके बीच में दोनों के बीच की दूरी d है और इनका रेडियस कितना होगा? इनका रेडियस होगा d/4। कितना होगा? d/4। तो अगर ये d/4 है तो दोनों के बीच की मिनिमम पार्टिकल की दूरी होगी d/2। कितनी होगी? और इनके बीच की मैक्सिमम दूरी होगी d प्लस d/4 यानी कि 3d/2। अरे हाँ ना बोलिए। तो दूसरा पार्ट अपना खत्म हो गया। तीसरे पार्ट में इसने बोला कि अगर मैं vmax की वैल्यू 2vmax ले लूं यानी कि अब रेडियस d, तो d/2 है कि d है? d है। कितना है? d। अगर d होगा तो कोलिजन होगा, अगर d होगा तो कोलिजन होने का मतलब दोनों एक दूसरे के सर्कल में ऐसे कॉन्साइड कर लेंगे और ऐसे दिखाई देगा। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो आपको खुपाच पहले था जो मैं बोला चमका। अगर ध्यान देखो तो पूरी दूरी कितनी हो गई? d। कितनी हो गई? d। सोच यहाँ से टकराएंगे तो ये भी d और ये भी d। बहुत ध्यान से देखें चलो समझ में आएगा। ये एंगल आएगा 30। कितना आएगा? 30। अब सोच इस 30 वाले इधर वाले कंपोनेंट कट जाएंगे और इधर वाले, और क्या कोलिजन होगा तो क्या मोमेंटम कंजर्व होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में? हॉरिजॉन्टल वाले दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जुड़ेंगे कौन से? वर्टिकल वाले। कौन से जुड़ेंगे? अब बोल सवाल कौन करेगा? कुछ नहीं समझ आया।
आया नहीं आया? अरे सोच लो, रफ्तार भले तेज थी पर सब कुछ एक्यूरेट समझाया, इसमें कोई शक वाली बात? अरे हाँ ना तो बोल दे, उतार ले। $45, $46, $46, भाई साहब 46, $47, $47, $48, $49, $50, ये सब हो गए होंगे। याद कर, वर्णन किसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी स्पीड की बात आ जाए तो वर्णन किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का कोई वर्णन नहीं आया। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए और उसमें वर्णन और काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बात करी जाए तो वर्णन सिर्फ किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का कोई वर्णन। 50, 51, 52, 52 जिससे नहीं हुआ बता दूं, याद कर, मैंने एक साइक्लॉइड पाथ बताया था, E परपेंडिकुलर टू B। याद कर, उसमें एक एक्स मैक्स बताया था। क्या बताया था? याद कर, तो शीट में भी था और अपन ने करा भी था। तो 52 का वही आंसर है, इसमें कोई शक वाली बात? 53, 53, भाई साहब 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 Q/2M है। 59, 60 और याद करके मैंने बताया था, रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ज्यादा मैग्नेटिक रेशो, जिसका रेशो क्या रहता है? Q/। आ जाइए चैप्टर 35, आ जाइए चैप्टर 35, प्रश्न नंबर 1, 2, 2, अरे भाई साहब 2। मुझे पता है 25-50% बच्चों से ज्यादा ने काम नहीं करा है, बट मैं डिस्कशन कराऊंगा क्योंकि अब हमारे पास बफर टाइम नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 कईयों को डाउट होगा, पर मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ढंग से आंसर देख के घिसो। मुझे पता है 5 डाउट होगा कईयों को, पर जिनको डाउट है उन्हें मैं बता दूं, ये करेबल सवाल है। सिर्फ ढंग से आंसर देखो और सोचो कि ऐसा क्यों लिखा गया है। तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल दी गई है और जो वायर की वजह से दी गई है, एक तरफ वो जुड़ेगी और एक तरफ वो घटेगी। और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस तक बढ़ती है, सॉरी एक्सिस से लेकर सरफेस तक बढ़ती है और उसके बाद घटती है। तो आपको वो एनालिसिस करना है। मैं मान रहा हूं कि डाउट होगा, पर अगर आप ढंग से एनालिसिस करोगे तो आपको तकलीफ, इसलिए एक बार और घिसना इसको। छठा, 5वां छठा, सॉरी मैं छठा बोल रहा था, जो बोल रहा था अभी, जो मैंने बात बोली वो छठे के लिए थी। 5वें में कई लोगों ने सोचा, हमने तो इतना सोचा ही नहीं, आंसर आ गया। मैंने जो भी कहानी सुनाई वो किसके लिए थी? छठे की, सॉरी। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, सोच लो, ये सब वही न्यूमेरिकल पोर्शन हैं, घिसने हैं। 14, 15, सोच लो, 16, अगेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आपको समझाया गया। मान लीजिए आपको बोला गया कि ये वायर है, यहाँ से एक दूरी दी गई और आपको बोला गया, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अगर इनफाइनाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I/2D। उसे क्या बोला है पढ़ाता हूँ। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट I, लेट B1 विद द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट P एट डिस्टेंस D फ्रॉम द वायर। लॉन्ग वायर है और D दूरी पर से मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई। लॉन्ग वायर है तो लिखा गया म्यू नॉट I/2D। कितनी दूरी दे रखी है? D, 2πD। तो ये इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है B1। बोलो क्लियर। उसने बोला B2 मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई, जो इसकी लेंथ ले ली गई L। कितनी ले ली गई? L। और ये दूरी है D। ये दूरी कितनी है? D। बोला मैग्नेटिक फील्ड B2 है, और B2 के लिए बोला गया कि B2 और B1 में सिर्फ 1% है अंतर। कितना है? 1%। इसने बोला कि अगर वायर में इतना से ले लूं तो क्या होगा? याद कर, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I/4πD sin θ1 प्लस sin θ2। तो म्यू नॉट I/4πD sin θ1 प्लस sin θ2। sin θ दोनों बराबर है, तो sin θ की वैल्यू है कितनी? L/2। sin θ की वैल्यू है L/2 अंडर रूट ऑफ L²/4 प्लस D²। तुम्हें समझ नहीं आया? sin θ प्लस sin θ 2 sin θ मल्टीप्लाइड बाय 2। ध्यान से देखो तो क्या है? B2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? इसने बोला B2 और B1 में सिर्फ और सिर्फ 1% का अंतर है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं B2 इक्वल्स टू बेसिकली 0.99 म्यू नॉट I/2πD। तुम्हें मेरी बात समझ? बहुत ध्यान से देख। तो म्यू नॉट I ने म्यू नॉट I को मार दिया, सॉल्व कर लो, L/D का रेशो आ गया। ये L/D का रेशो ये बताता है कि 1% के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर L/D का रेशो ये मेंटेन हो रहा है तो इसके बाद वायर को अपन इनफाइनाइट मान सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता में इनफाइनाइट वायर वास्तविक टर्म है कि रिलेटिव टर्म है? वही सवाल के न्यूमेरिकल के पोर्शन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी गई है। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ? भूख लग रही है?
16, 17, सोच लो, 18, 19, 20, 21, 22, 22 डाउट है, सबने क्लास में नहीं कराया गया, सुन लो नहीं है तो। ये देख ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इधर देखना, ये दूरी तेरे को डी दी हुई है, टोटल एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो गया अल्फा/2। बहुत ध्यान से देख तो तेरे को देख, ये एक वायर है इधर, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और ये एक वायर है जिसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड, क्या एक वायर की वजह से निकाल के काम कर लें, फॉर्मूला है μ0I/4πd sin θ1 प्लस, अगर ध्यान दे कि अल्फा/2 तो एक एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा/2 और दूसरा एंगल हो गया 90, कितना हो गया, देख डी है कि नहीं है, डी तो मेरा ये वाली दूरी है, तो अगर ये डी है तो ये है डी sin अल्फा/2, क्या है, तो फॉर्मूला लिखा गया μ0I/4πd, डी की जगह कितना d sin अल्फा/2 sin θ1 का मतलब cos अल्फा/2 प्लस sin 90 यानी कि 1, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, 1 प्लस cos अल्फा/2 इज 2 cos स्क्वायर अल्फा/4, अरे सही तो बोल रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर अल्फा/4, इसे लिखो 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/4, अल्फा cos अल्फा/4 ने cos अल्फा/4 ने cot अल्फा/4, यस और नो, एक की वायर की वजह से ये मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, कोई बुराई वाली बात देख, पीछे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली बात नहीं थी, अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया यार, बेसिकली न्यूमेरिकल है ये, बेसिकली कौन सा सवाल था ये, 23, 24, 25, अबे करंट बहेगा ही नहीं तो कहां से कुछ होगा, 26, 27, अरे काम करा है, 27, 28, 29, अरे 29, अरे 30, अरे 31, अरे 31, ये सब होगा मैं चाऊं सवाल है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, मुझे पता नहीं करा है पर इसमें कोई डाउट आता भी नहीं है, मैं पिछले 4 दिन से चिल्ला रहा हूं कि काम कर लो, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, इसमें कोई नहीं अटकता, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 51, जिससे नहीं हुआ ध्यान दे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी हुई है, अगर लॉ कहता है कि इंटीग्रल B.dl इक्वल टू μ0I/n, उसने बोला अगर करंट नहीं है तो ये लॉ सेटिस्फाई नहीं हो सकता, अगर मैं लूप ऐसे ले लूं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे B और BL की वैल्यू आएगी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे, तो ये B इंटू एल एम्पियर सेकेंड लॉ के हिसाब से बच गया, अगर बच गया, अगर तो कुछ ना कुछ तो μ0I/n होना चाहिए, तो उसने बोला कि बिना करंट के ऐसा एब्रप्टली होना पॉसिबल, ये प्रूव करो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अपना एम्पियर सेकेंड लॉ वैलिड नहीं होगा, यही बस प्रूव करना था, पहले था जो मैं बोला चमका, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो बिना करंट के एब्रप्टली मैग्नेटिक फील्ड का 0 हो जाना पॉसिबल, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, इसमें तुम्हारा अटकेंगे, मैं बताता हूं कौन कौन से, तुम्हारा 60 अटकेगा, 60 अटकेगा और 61 अटकेगा, तो 60 पढ़ लो और 61 दोनों बता रहा हूं, 60 पढ़ो सब लोग, हाँ भाई 60 सुने, a tightly bound long solenoid is kept with its axis parallel to a large metal sheet carrying a surface, याद कर एक large metal sheet की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती थी μ0 λ/2, तू शायद भूल गया, एम्पियर सेकेंड लॉ से प्रूव कराई थी, अगर ऐसी कोई भी इनफाइनाइट शीट हो, इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट, इसी से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है μ0 λ/2, क्या होती है, उसने बोला ऐसी शीट इस याद कर, अच्छा इसमें लैम्डा की जगह k दे रखा है, क्या दे रखा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0 k/2, क्या होती है, अब सुन
The surface current through a width dl of the sheet is kdl and the number of turns per unit length of the solenoid is n. A tightly wound long solenoid is kept with its axis parallel to a large metal sheet. मतलब एक solenoid ऐसे रखा है देख, ऐसे. The magnetic field near the center of the solenoid is found to be zero. सोच ऐसा कब हो सकता है? इसकी वजह से magnetic field किधर है? नीचे, और इसकी वजह से किधर हो? तो लिखा जाएगा mu naught k by 2 equals to mu naught ni. तभी तो जीरो होगा, तभी तो दिखने में सवाल बड़ा दिखाएगा, बाकी है कुछ नहीं. पहली बात, फाइंड द करंट इन द सोलेनोइड. तो जाहिर सी बात है आ गया. इफ द सोलेनोइड इज रोटेटेड टू मेक इट्स, अगर ये दोनों बराबर हैं और बोला कि फाइंड द करंट इन द सोलेनोइड, तो ये तो जाहिर सी बात है इक्वेट करा के आई निकल आया. इफ द सोलेनोइड इज रोटेटेड टू मेक इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मेटल शीट, अगर परपेंडिकुलर कर दिया मतलब इसको ऐसे घुमा दिया, अगर इसको ऐसे घुमा दिया तो जाहिर सी बात है म्यू नॉट एन इधर हो गया और म्यू नॉट के लैम्डा बाई 2 इधर हो, क्योंकि आई इतना ही है कि ये वैल्यू भी म्यू नॉट के बाई 2 के ही बराबर है. तो जाहिर सी बात है कि रिजल्टेंट इधर होगा जिसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट के बाई 2 रूट 2. सवाल खत्म. सवाल से लिखने में बड़ा था, कोई खास बात? अरे हाँ ना बोल यार. बच्चा 61 भी मुझसे पूछता है, एक बार पढ़ो उसे. 61 पढ़ लो, 61 पढ़ लो. A capacitor of capacitance 100 microfarad is connected to a battery of 20 volts for a long time and then disconnected from it. 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमने 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ के रखा तो उसमें चार्ज कितना आ गया? 2000. कितना आ गया? 2000 माइक्रोकूलम उसमें चार्ज था. -2000 और 2000. कोई बुराई वाली बात? डिस्कनेक्ट कर लिया. ठीक भाई, बहुत बढ़िया. It is now connected across a long solenoid having 4000 turns per meter, यानी कि n के लिए 4000 दे रखी है. It is found with a potential. जाहिर सी बात है मैंने इसको सोलेनोइड से कनेक्ट कर दिया. अगर सोलेनोइड से कनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि सोलेनोइड के थ्रू ये डिस्चार्ज होगा. सोलेनोइड के थ्रू ये जिसका n दे रखा है, जिसका n डिस्चार्ज होगा तो सोलेनोइड में करंट आएगा, सोलेनोइड में करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी. अरे हाँ ना बोल यार. उसने बोला, क्या बोला ध्यान से समझे. उसने बोला इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स ड्रॉप्स टू 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 2 सेकंड्स. 90% रह जाता है 2 सेकंड में. 90% मतलब 1800. 90% मतलब 2 सेकंड में 1800 रह गया. कितना रह गया? 1800. तो फ्लो कितना करा? 200. कितना फ्लो करा? 200. तो आई इफेक्टिव करंट क्या आया? 200 माइक्रोकूलम बाई 2, यानी कि 100 माइक्रो एम्पियर. 100 क्या इसमें करंट आया? 100 माइक्रो एम्पियर एवरेज. तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? म्यू नॉट एन आई. कितनी आई? खेला खत्म. खेला बस हो गया. एक मिनट जल्दबाजी मत करो, क्योंकि तुम करके नहीं आया. मैं देख रहा था कोई ऐसा सवाल जो डाउट आता है और तुमने नहीं पूछा है मेरे से. चलिए, टारगेट अचीव्ड.